औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अम, हम बेटे पढ़ रहे हैं ये कोर्स क्वांटम मैकेनिक्स का, और अभी तक हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं उसमें हमने ये देखा है कि किस तरीके से जब हम किसी पार्टिकल को स्टडी करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कुछ क्वांटिटी चाहिए, और वो रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं उसकी विद सम वेव फंक्शन। तो ऑब्वियसली अब हमने वेव फंक्शन ले लिया, और वेव फंक्शन से हमने बात कर दी कि ये हमें कोई वेव की तरह ये बिहेव कर रहा है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल टूल हमने बना लिया। तो ये जो वेव फंक्शन है या इसकी रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं, तो ऑब्वियसली क्योंकि हम पार्टिकल की बात करें तो किसी स्पेस में कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आप पहले वेक्टर स्पेसेस पढ़ते रहे हैं, या आपने फर्स्ट ईयर में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के मुतालिक एक वेक्टर्स वाला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें आप ये देखते थे कि वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज होती हैं दैट रिक्वायर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और उसमें फिर हमने ये बात की थी कि अगर हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करना चाहते हैं कहीं पर भी स्पेस में, तो हम क्या करते हैं, हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं जिसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम किसी स्पेस में, यानी लेट्स से कि हम एक रूम में बैठे हुए हैं, और रूम में हम कहीं किसी पार्टिकल को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, हम पहले एक ओरिजिन सेट करेंगे। हम उस रूम को एक स्पेस के तौर पर लेंगे, एक ओरिजिन सेट करेंगे, उस ओरिजिन से हम जहां पर पार्टिकल की बात कर रहे हैं वहां तक एक वेक्टर जो है वो ड्रॉ करेंगे, और उसके ज़रिए फिर हम ये देखेंगे कि हमारे पास किस जगह पर वो पार्टिकल हो सकता है। सेकेंडली में हम जो बात काम करते हैं वो फिर ये करते हैं नेक्स्ट के जैसे आप स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसमें फिर हम शैडोज़ की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर किसी जगह पर कोई पार्टिकल मौजूद है, तो उसका जो शैडो है वो एक्स एक्सिस पर आ रहा होगा, तो उस शैडो से आप उसको मेज़र कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप पार्टिकल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो कहाँ है, तो फिर क्या होगा, आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर उसके शैडोज़ देखेंगे। मतलब ये सारा का सारा जो काम है क्वांटम मैकेनिक्स का, ये सारा का सारा एक मैथमेटिकल ब्रांच के साथ रिलेटेड है, और उस मैथमेटिक्स की ब्रांच को आप कहते हैं लीनियर अलजेब्रा। ये जो ब्रांच है, ये आपके पास किस चीज़ के साथ कंसर्न्ड होती है, इसमें वेक्टर स्पेसेस और लीनियर मैपिंग इस किस्म के स्पेसेस की जो है हम वो देखते हैं, और इसमें हम लाइंस, प्लेन्स और सब स्पेसेस को स्टडी करते हैं। यानी जिस तरीके से अभी हमने बात की कि हमने कोई पॉइंट अब लोकेट किया, वहाँ तक हम वेक्टर ड्रॉ करेंगे, फिर हम उस वेक्टर को देखेंगे उसका प्रोजेक्शन कहाँ है। तो ऑब्वियसली अगर 2 डायमेंशन में देखेंगे तो प्लेन बन जाएगा, 3 डायमेंशन में देखेंगे तो स्पेस बन जाएगी, और अगर आप जस्ट 1 डायमेंशन में उस वेक्टर को चेक करेंगे तो वो एक लाइन होगी। तो लीनियर अलजेब्रा वो ब्रांच है मैथ्स की जिसमें आप लाइंस, प्लेन्स और सबस्पेसेस ड्रॉ करते हैं, और उनसे फिर कोई कंक्लूजन्स जो हैं वो ड्रॉ करते हैं। तो इसलिए हमें फिर जो वेक्टर स्पेसेस हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको देखना पड़ता है। वेक्टर स्पेस क्या होती है, ये एक सेट ऑफ वेक्टर्स होता है जिसके ऊपर आप मुख्तलिफ ऑपरेशंस जो हैं, जिसमें वेक्टर एडिशन है या मल्टीप्लिकेशंस हैं, और मल्टीप्लिकेशन आपके पास नंबर के साथ भी हो सकती है, क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी के साथ भी हो सकती है, वेक्टर क्वांटिटी के साथ भी हो सकती है। तो ये सारे के सारे ऑपरेशंस जब आप किसी वेक्टर्स के ऊपर करते हैं तो वो जो आपके पास स्पेस है वो कहलाती है वेक्टर स्पेस। तो आम तौर पर ये जो वेक्टर्स होते हैं ये लीनियर कॉम्बिनेशन में होते हैं यहाँ, और इन वेक्टर स्पेसेस में लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स पाए जाते हैं। तो अगर हम कंसीडर करें कि हमारे पास v1, v2, v3 और vn n वेक्टर्स हैं जो कि किसी वेक्टर स्पेस V से बिलोंग करते हैं, तो इसमें इसके साथ a1, a2, a3 और an जो है ये वो n स्केलर्स होंगी जो इसी वेक्टर स्पेस के साथ बिलोंग कर रही हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन इन वेक्टर्स का कैसा होगा, दैट विल बी समेशन ai vi। यहाँ पर ये देखें ai जो है ना, ये कोई स्केलर क्वांटिटी भी हो सकती है, और ये कोई स्केलर नंबर भी हो सकता है। यानी अगर ये 1 2 3 4 होता तो नंबर होता। अगर आप इसको कोई क्वांटिटी के तौर पे लें, यानी इसके यूनिट्स भी हों, जैसे अगर इसके मीटर हों यूनिट तो ये लेंथ है, और अगर इसके केजी हों तो ये मास है। तो कोई भी स्केलर क्वांटिटी भी ये हो सकती है। तो आम तौर पर देखें जब आप किसी वेक्टर को लिखते हैं ना, तो आप उसको लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यही आप समझ लें कि ये इसकी मैग्नीट्यूड है, और साथ में v1, v2, v3 वो वेक्टर है जो उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है।
तो ये हमने समेशन ले ली i इज इक्वल टू 1 टू n, और इसका मतलब क्या होगा, ए आई वी आई हमने लिया है, जब i की वैल्यू 1 होगी तो हम a1 v1 लिखेंगे, 2 होगी तो a2v2 होगी, 3 होगी तो a3v3 होगी, क्योंकि समेशन है तो सब ऐड हो रही हैं, और n नंबर के लिए an bn आ जाएगा। अब हमारे पास ये देखें जी, उसने कहा है कि इनकी एग्जांपल हम ले लेते हैं कि हमारे पास सी वेक्टर जो है वो 4i हैड माइनस 5j हैड और k हैड एक लीनियर वेक्टर मौजूद है, विच इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 एंड v2। वो हमें वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो अब हम कैसे इसको मालूम करेंगे, हम लीनियर कॉम्बिनेशन v1 और v2 का लेंगे, a1 v1 प्लस a2 v2 की फॉर्म में। यहाँ से हम हमारे पास इक्वेशंस बन जाएंगे, इन इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन से हम a1 और a2 की वैल्यू निकालेंगे और उसको हम c वेक्टर में पुट करेंगे, यानी ये जो हमने a1 v1 और a2 v2 लिया है यहाँ पर, तो ये हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा दो वेक्टर्स का। वो वेक्टर्स जैसे v1 v2 v3 और vn अगर एक वेक्टर स्पेस से बिलोंग करते हैं और अगर हम उसको एक लीनियर कॉम्बिनेशन को एक सेट की फॉर्म में लिख दें तो इसको हम फिर स्पैन कहते हैं। अब ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और लीनियरली डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। इन केस ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हमारे पास कौन से वेक्टर्स होते हैं, जब हमारे पास v1 v2 v3 और vn ये सब बिलोंग करते हैं किसी वेक्टर स्पेस v से, तो वो उस केस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे अगर इनकी ये जो a1 a2 a3 और an यानी इनके साथ जो स्केलर्स हैं, ये जब सारे इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो एंड रिजल्ट इनका जो है वो 0 हो। यानी आपके पास अगर v1 i हैट है, v2 j हैट है, यानी ये कोई x डायरेक्शन का वेक्टर है, ये y डायरेक्शन का है, ये z डायरेक्शन का है, तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट कब होंगे, जब आपके पास a1 v1 प्लस a2 v2 और a3 v3 ये सब इक्वल टू 0 हो, यानी a1 a2 या a3 0 हो या इनका कॉम्बिनेशन 0 हो। यानी इन अदर टर्म्स जैसे आप ये कहते हैं कि जब आप i डॉट j इज इक्वल टू 0 लेते हैं, यानी आपके पास जब x और y के दरमियान में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने की वजह से उनके ऊपर शेडोज एक दूसरे के ऊपर नहीं बन सकते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी डॉट प्रोडक्ट जब दो वेक्टर की 0 के बराबर आती है। यहाँ पर भी यही केस है कि अगर आपके पास a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 इक्वल टू 0 होगा, यानी इसमें वेक्टर तो 0 नहीं हो सकता, ये तो x y z डायरेक्शंस हैं, तो इसका मतलब है a1 a2 और a3 जो हैं ये अगर 0 होंगे तो फिर आपके पास ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर भी होते हैं, ये वो वेक्टर्स हैं जिसमें आपके पास इसका जो a1 a2 a3 जो है ना, इनमें से कोई एक या ये सारे नॉन जीरो हों, तो तब ये केस आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट बनता है कि इफ दिस सम इज इक्वल टू 0 बट a1 a2 एंड a3 ये सब जो है ये वन ऑफ देम एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो, अगर ये नॉन जीरो होंगे तो ये लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएंगे, इसका मतलब है कि वेक्टर एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। ये हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी कि अगर हमारे पास v1 वेक्टर 2i हैट प्लस 3j हैट माइनस k हैट है और v2 वेक्टर जो है माइनस 2i हैट माइनस j हैट प्लस k हैट है और v3 ये है, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट किस केस में होंगे कि अगर हम a1 a2 और a3 को हमने कुछ आर्बिट्रेरली ये सिलेक्ट कर लिए, अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये देखें जी ये सम आता है 0 के बराबर, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है क्योंकि ये देखें a1 a2 और a3 की वैल्यू नॉन जीरो है, अगर ये जीरो होती तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होते। अब ये आपके पास जो इसमें जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स हैं इस स्पेस के साथ, वो आपके पास कहलाती हैं बेसिस, यानी आपके पास ये जो a1 a2 a3 हैं ये सब बेसिस वेक्टर्स बन जाएंगे। लीनियर वेक्टर में स्पेस जो है जो रूल्स यूज करती है, क्योंकि हमने इसमें कहा था कि आमतौर पर लीनियर वेक्टर स्पेस वो स्पेस है जिसमें आप इस्तेमाल यूज कर रहे हैं वो सब रूल्स या फिर वो सब ऑपरेशंस जिसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये शामिल हैं। तो लीनियर वेक्टर स्पेस में दो सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो दो ही अलजेब्रिक रूल्स होते हैं, सेट ऑफ वेक्टर्स होते हैं और सेट ऑफ स्केलर्स होते हैं। वेक्टर्स को हम साई फाई काई कुछ भी कह सकते हैं, ऐसे सेट ऑफ स्केलर्स ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं। तो पहला रूल है इसके ऊपर एडिशन रूल लगता है, यानी कि अगर आपके पास ये दो जो वेक्टर साई और फाई आपने लिए हुए हैं,
अगर ये वेक्टर एलिमेंट्स हैं किसी स्पेस के, तो जो इनका सम होगा ये भी एक वेक्टर ही होगा। इसी तरीके से साई और फाई अगर वेक्टर एलिमेंट्स हैं किसी स्पेस के, तो उनका जो रिलेशनशिप होगा वो कम्यूटेटिव होगा। कम्यूटेटिव का मतलब ये है कि अगर आप इनकी पोजीशन चेंज भी कर देंगे इन केस ऑफ एडिशन, तो भी रिजल्ट सेम रहेगा, यानी साई प्लस फाई विल बी इक्वल टू फाई प्लस साई। अगर आपने थोड़ा सा इसके लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट ईयर का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो वेक्टर्स वाला है ना, वो एक दफ़ा पढ़ लें। उसमें एडिशन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन वगैरह को थोड़ा सा आपने रिवाइज कर लेना है। तो साई प्लस फाइव विल बी इक्वल टू फाइव प्लस साई। इसी तरीके से अगर आपके पास तीन वेक्टर्स हैं, तो ये एसोसिएटिव होते हैं। एसोसिएटिव का मतलब क्या है कि अगर ये साई प्लस फाइव प्लस साई है, तो इसी तरीके से ये साई मतलब पहले आ सकता है और उसके बाद ये फाइव प्लस साई ऐड हो सकते हैं। इसी तरीके से हर जो वेक्टर साई है उसके लिए एक जीरो वेक्टर मौजूद है, और ये जीरो वेक्टर जब ऐड होगा इस साई में, तो दैट विल बी इक्वल टू साई। और इसी तरीके से अगर आपके पास एक वेक्टर साई है और उसका सिमेट्रिक वेक्टर मौजूद है, मतलब माइनस साई, तो फिर अगर आप उस सिमेट्रिक वेक्टर से इसको ऐड करते हैं, यानी उसके नेगेटिव वेक्टर से ऐड करते हैं, तो यू विल गेट जीरो वेक्टर। यानी ये बिल्कुल वही आपके वेक्टर एडिशन वाले रूल्स हैं। आप इनको वेक्टर्स की तरह ही कंसीडर कर रहे हैं। जैसे आप पढ़ते हैं कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होती है, वो एसोसिएटिव होती है। फिर अगर आप किसी ज़ीरो वेक्टर से किसी वेक्टर को ऐड करते हैं, तो यू गेट द सेम वेक्टर। और इसी तरीके से अगर आप किसी वेक्टर को उसके इक्वल वेक्टर को उसमें से माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, या किसी वेक्टर को और उसके नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर देते हैं, तो यू गेट अ ज़ीरो वेक्टर। ये थे उसके एडिशन के रूल्स। इसी तरीके से इसकी मल्टीप्लिकेशन के रूल्स भी होते हैं। मल्टीप्लिकेशन अगर वेक्टर की किसी स्केलर के साथ की जाए, तो उससे हमें जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो ये होते हैं कि जो प्रोडक्ट है एक स्केलर की किसी वेक्टर के साथ, उसको उसकी मल्टीप्लिकेशन हमें एक नया वेक्टर दे देती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आपके पास कहीं वेलोसिटी एक वेक्टर है, आप उसके साथ मास को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यू गेट मोमेंटम वेक्टर। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यू गेट अ न्यू वेक्टर। और अगर आपके पास साई और फाई दो वेक्टर्स हैं, तो उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ए साई प्लस बी फाई, तो ये भी एक वेक्टर होगा। जाहिर है कि सेम क्वांटिटी सेम में ऐड होती है, तो वेक्टर में वेक्टर ही ऐड हो सकता है। सेकेंडली ये डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये है कि अगर आप ए को साई प्लस फाइव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी स्केलर को, तो दिस विल बी इक्वल टू ए साई प्लस ए फाइव। इसी तरीके से अगर आप ए प्लस बी स्केलर को साई से कर रहे हैं, तो ए साई प्लस बी साई आपके पास आएगा। ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये एसोसिएटिव भी होती है। एसोसिएटिव का मतलब ये है कि अगर ए बी साई ले रहे हैं, तो इट कैन बी ए बी को मल्टीप्लाई करके आप साई के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास इन केस ऑफ यूनिटरी और जीरो स्केलर क्या बनता है, अगर आप किसी यूनिटरी ऑपरेटर के साथ ये यूनिटरी स्केलर आई, ये यूनिटरी का मतलब होता है कि आई की वैल्यू 1 है, उसके साथ साई को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यू गेट साई आई विच इज इक्वल टू वेक्टर। और अगर आप इसको जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको जीरो वेक्टर मिलता है। आपने जीरो स्केलर स्केलर से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन यू गेट जीरो वेक्टर। ये जीरो वेक्टर वो वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो है, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो अनडिफाइंड है। अब अगर हम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की फॉर्म में इसको ले लेते हैं, तो हम कहते हैं कि अ सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स फाई वन फाई टू फाई थ्री फाई एन, इनको हम लीनियरली इंडिपेंडेंट तब कह सकते हैं अगर आपके पास ये जो समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन है, ये आपके पास ए आई फाई आई जीरो हो और उसमें ए वन ए टू ए थ्री सब स्केलर्स जो है जीरो के बराबर हों। लेकिन अगर ये जो स्केलर्स हैं ये नॉन जीरो होंगी, तो फिर आपके पास ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट के लिए कंडीशन क्या है कि इफ दी स्केलर्स आर जीरो, ऑल आर जीरो, तो फिर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर ये सारी जीरो नहीं है, इसमें से कोई एक भी नॉन जीरो है ना, तो दैट विल बी लीनियरली डिपेंडेंट। ये अब हमारे पास कुछ चीज़ की भी एग्जांपल्स हैं। एक्सप्रेशंस उन्होंने हमें दिए हुए हैं कि अगर आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एच एक्स इज इक्वल टू एक्स थ्री है, तो आप बताएं कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इन फंक्शंस का, क्या वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा। तो इन केस ऑफ कि ये इंडिपेंडेंट है, तो फिर इनका जो सोल्यूशन है, अगर इन सबको हम ऐड करें, इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। यानी अगर हम लें ए वन एफ एक्स
प्लस A2Gx प्लस A3Hx इट शुड बी इक्वल टू 0 और उसमें फिर A1, A2 और A3 को 0 होना चाहिए। अब हम Fx और Gx और Hx की वैल्यू लगा देते हैं, दैट इज x, x स्क्वायर और x3। और जब हम वैल्यू इनकी मालूम करते हैं तो x की वैल्यू हमें अगर -1, 1 और 3 मिलती है इनकी, तो फिर हमारे पास हम इसको A1, A2 और A3 की फॉर्म में लेते हैं, तो हमारे पास A1, A2 और A3 जो है इट इज इक्वल टू 0। तो फिर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर ये इक्वल टू 0 नहीं होंगे तो दैट विल बी लीनियरली डिपेंडेंट। जिस तरह ये हमारे पास एक केस है, तो इसमें हमारे पास x 5x और इस फॉर्म में है। अब आप ये देखें कि जब हम इनको ऐड करते हैं तो gx इज इक्वल टू 5x प्लस 0hx, और यहाँ पर आपके पास a1 की वैल्यू 1 है, a2 की 5 है और a3 की 0 है, तो इस केस में ये लीनियरली डिपेंडेंट रहेंगे। ये एक और एग्जांपल गिवन है जिसमें हमारे पास a वेक्टर दिया हुआ है 3 0 0 के साथ, b दिया हुआ है 0 -2 0 के साथ, c दिया हुआ है 0 0 -1 के साथ। अगर हम इसमें देखें तो इसका मतलब है कि अल्फा 1 a प्लस अल्फा 2 b प्लस अल्फा 3 c की फॉर्म में हम लेंगे, यानी 3 अल्फा 1 i हैट माइनस 2 अल्फा 2 j हैट माइनस अल्फा 3 k हैट। अब जो 3 अल्फा है वो 0 है, इसी तरीके से -2 अल्फा 2 भी 0 है और अल्फा 3 भी 0 है, क्योंकि आप ये देखें कि आपके पास यहाँ पर इस साइड पर 0 है, इसका मतलब है अल्फा 1 की भी 0 आएगी, अल्फा 2 की भी 0 आएगी, अल्फा 3 की भी 0 ही वैल्यू आएगी। तो ये आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स बन जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास इस इक्वेशन को देखा जाए तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 6 -9 0 है, b इज इक्वल टू -2 3 और 0 है, तो इस केस में आप देखें कि ये बनता है अल्फा 1 a और प्लस अल्फा 2 b, दिस इज इक्वल टू 0। अब आप 6 अल्फा 1 और ये -2 अल्फा 2 आई हैट आ जाएगा, -9 अल्फा 1 और प्लस 3 अल्फा 2 जे हैट आ जाएगा, और यहाँ से आप अल्फा 1 की वैल्यू कोई ना कोई निकाल सकते हैं। तो वो आपके पास क्योंकि मौजूद है तो इसी वजह से फिर आपके पास ये लीनियरली डिपेंडेंट रहेगा। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ पार्टिकल्स की, तो ये जो पार्टिकल्स हैं इसमें कम्प्लेक्स स्पेस भी आ जाती है, यानी इनके कम्प्लेक्स नंबर भी आ जाते हैं। इसमें हम कहते हैं कि ये कॉन्जुगेट इनका आता है, तो हमें फिर कम्प्लेक्स नंबर्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? हम ये कहते हैं कि वो नंबर्स जिसमें रियल और इमेजिनरी नंबर्स दोनों को ऐड करके जो हमें नंबर मिलता है ना, वो कम्प्लेक्स नंबर होता है। यहाँ पर i इज इक्वल टू -1 अंडर रूट के बराबर होता है, विच इज कॉल्ड आयोटा। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आता है कि ये हमारे पास रियल स्पेस में है x प्लस आयोटा बाय, और ये हमारे पास x माइनस आयोटा बाय इमेजिनरी स्पेस में है। अगर हम इसका मॉड लेते हैं तो ये z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है, और इसका जो कॉन्जुगेट होता है x माइनस आयोटा वाई होगा। अगर कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो फिर z के बराबर ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम कॉन्जुगेट का स्क्वायर लेते हैं तो वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही बनेगा, और अगर हम अ, आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो आपके पास ओरिजिनल कम्प्लेक्स नंबर है और ये उसका कॉन्जुगेट है, इनको जो मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट जेड स्क्वायर, और अगर आप थोड़ा सा इसको देखें तो ये वो ही प्रोबेबिलिटी वाला केस ही बन जाता है। इनको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं ना, तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम हाइपर स्पेस की बात करते हैं, हम कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमें लेना पड़ता है, हम रियल स्पेस की बात नहीं करते, हम रियल स्पेस के साथ-साथ इमेजिनरी स्पेस की भी बात करते हैं। तो आम तौर पर क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी करने के लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्क्राइब करते हैं मैटर को इन टर्म्स ऑफ वेव फंक्शन और एनर्जी लेवल। ये जो वेव फंक्शन है इसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय सॉल्विंग द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और वो कैसे हम करते हैं? हम ऑपरेटर्स को फंक्शन वेव फंक्शंस के ऊपर ऑपरेट करवाते हैं, उसके नतीजे में हमें कुछ फिजिकल मेजरमेंट्स मिलती हैं, और फिर ये जो वेव फंक्शंस हैं ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं क्वांटम स्टेट ऑफ द सिस्टम की। जैसे अगर आपके पास वेव फंक्शन साई है, आप उसके ऊपर जब मोमेंटम ऑपरेटर को ऑपरेट करवाते हैं तो वो फिर हमें बताता है कि जो पार्टिकल है ना वो किस जगह पर। इसी तरीके से जब आप उसके ऊपर एनर्जी ऑपरेटर को ऑपरेट करवाते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि एटम में किस एनर्जी लेवल में वो मौजूद है। तो इस तरीके से हमें ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है, वेव फंक्शन की, मतलब 3 बेसिक टूल्स हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का पता चलाने के लिए, किसी भी पार्टिकल का पता चलाने के लिए। सबसे पहले हमें वेव फंक्शन चाहिए, या जिसको हम स्टेट वेक्टर भी कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हिल्बर्ट स्पेस। सेकेंडली हमें ऑपरेटर चाहिए कि उस वेव फंक्शन क्या होगा? ये वो वेव होगी जो टैग्ड है पार्टिकल के साथ,
और जिसके ज़रिए हम पता चलाएँगे कि वो पार्टिकल कहाँ है। अब ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगा जब तक कि हम उसके ऊपर कोई अपना ख़ास एक्शन परफ़ॉर्म ना करें। लाइक अगर हमें पोज़ीशन उसकी मालूम करनी चाहिए तो हमें पोज़ीशन ऑपरेटर चाहिए। अगर हमें उसकी एनर्जी चाहिए तो हमें एनर्जी ऑपरेटर चाहिए। अगर हमें उसका एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो हमें एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर चाहिए। तो वेव फंक्शन से कोई भी रिज़ल्ट निकालने के लिए हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं ऑपरेटर, यानी हम करते हैं उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट। तो वो हमें ऑपरेटर के ज़रिए मिलती है इन्फॉर्मेशन, और ऑपरेटर के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, वो फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के ज़रिए हम उसको सॉल्व करते हैं और फिर हमें वेव फंक्शन मिलता है, और फिर हम उसके ज़रिए पता चला सकते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है या जो हमारा पार्टिकल है वो कहाँ है, उसकी एनर्जी क्या है, उसकी पोज़ीशन क्या है, उसकी फिज़िकल मेज़रमेंट पॉसिबल हो सकती है। तो जिस तरीके से अभी मैंने लीनियर स्पेस की बात की, मैंने ये कहा कि आपके पास वेक्टर स्पेस जो है वो एक लीनियर स्पेस होती है, और हमें किसी भी वेक्टर को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए वेक्टर स्पेस चाहिए होती है, फिर वो लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में एलिमेंट्स को या वेव फंक्शंस को रिप्रेज़ेंट करने के लिए जो हम हाइपर स्पेस या एक इमेजिनरी स्पेस एक इस्तेमाल करते हैं, हम उसको हिल्बर्ट स्पेस कहते हैं। हिल्बर्ट स्पेस आपके पास एन डायमेंशनल स्पेस है, यानी आप जिस तरह आम तौर पर स्पेस में जो है ना आप हो जाते हैं इससे सब तक रिस्ट्रिक्ट कि आप एक्स वाई और जेड की बात कर सकते हैं, लेकिन हिल्बर्ट स्पेस आपके पास एक ऐसी स्पेस है जिसमें आप एन नंबर ऑफ डायमेंशंस तक जो पार्टिकल है उसका पता चला सकते हैं। और ये जो आपके पास जैसे हिल्बर्ट स्पेस है तो आपके पास इसी तरीके की एक इनवर्स हिल्बर्ट स्पेस भी कॉन्जुगेट पार्टिकल्स के लिए मौजूद होती है। बेसिकली आपके पास जो क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट हुई थी उसमें पहले काम श्रोडिंगर से स्टार्ट हुआ था, हेज़नबर्ग से स्टार्ट हुआ था, और ये सारा काम होने के बाद एंड पर हिल्बर्ट ने ये आइडिया दिया था कि आप अगर इनको इस तरह स्टडी करने की बजाय एक पॉइंट के ज़रिए लोकेट कर सकते हैं किसी पार्टिकल को, और वो पॉइंट को आप हिल्बर्ट स्पेस में रखेंगे और आप उसके ज़रिए पता चला लेंगे कि पार्टिकल कहाँ है, और एन डायमेंशनल स्पेस ही आपके पास आ जाती है। तो एलिमेंट्स जो हैं हिल्बर्ट स्पेस के वो फंक्शंस हैं इंस्टेड ऑफ थ्री डायमेंशनल वेक्टर्स। आमतौर पर जैसे वेक्टर स्पेस में हम किसी वेक्टर के ज़रिए पता चला लेते हैं ना, तो हिल्बर्ट स्पेस में हम क्या करते हैं, हम किसी पॉइंट को लेते हैं, वो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसी वेव फंक्शन को, और उस वेव फंक्शन के ज़रिए फिर हम पता चलाते हैं, मतलब उसके ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेटर्स से ऑपरेट करवाते हैं, कभी मल्टीप्लाई करवाते हैं, कभी हम उसके ऊपर जो है कोई एनर्जी ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, तो वो फिर हमें रिजल्ट दे देती है, वहाँ पर उसका शैडो बनता है और उस शैडो के ज़रिए हम पता चला लेते हैं। तो ये जो फंक्शंस होते हैं ये इस हद तक सिमिलर होते हैं वेक्टर्स के कि हम इसको फिर बाज़ औक़ात वेक्टर की तरह ही ले लेते हैं। हिल्बर्ट स्पेस में भी कंसिस्ट होती है एक सेट ऑफ वेक्टर्स पर, यानी इसमें भी हम साई, फाई और ज़ाई लेते हैं, और इसी तरीके से एक सेट ऑफ स्केलर होता है ए, बी और सी, यानी जो उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेज़ेंट कर रहा होता है। तो हिल्बर्ट स्पेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो हिल्बर्ट स्पेस एक लीनियर स्पेस है, लेकिन 2 कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या हैं कि अगर जो इसके साथ स्केलर है वो कांस्टेंट है, और फाई जो एक एलिमेंट हिल्बर्ट स्पेस का है, ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो देन ए फाई इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ हिल्बर्ट स्पेस। यानी जब आप किसी ए कांस्टेंट के साथ किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया वेक्टर बनता है वो भी हिल्बर्ट स्पेस का ही एक वेक्टर होता है। इसी तरीके से जब आप फाई और साई 2 एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो इनके एडिशन के नतीजे में जो आपके पास बनेगा फाई प्लस साई, एक नया वेक्टर या एक नया एलिमेंट, तो वो भी हिल्बर्ट स्पेस का ही एलिमेंट होगा। नेक्स्ट है कि अगर 2 एलिमेंट्स आपके पास हिल्बर्ट स्पेस में हैं तो उनका जो इनर प्रोडक्ट है, या जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं वेक्टर में, जब ए डॉट बी लेते हैं आप तो ये जो इनर प्रोडक्ट है, इसको आप हिल्बर्ट स्पेस में लिखते हैं साई फाई की फॉर्म में और ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं। अब इसमें एक जो आप समझने वाली बात है वो ये है कि जो आपके पास राइट साइड पे लिखा हुआ है ना, वो तो एज़ इट इज़ फाई है, नॉर्मल। और अगर इधर साई होता तो ये साई ही रहता। लेकिन जो इधर लेफ्ट साइड पे लिखा होता है तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है ओरिजिनल फंक्शन का। ये कॉम्प्लेक्स नंबर साई और फाई यूजुअली इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही होते हैं। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे तो फाई विल बी द सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर एंड साई विल बी द कॉन्जुगेट ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। तो इनर प्रोडक्ट को आपके पास साई फाई जो है फाई साई के इक्वल नहीं होता। क्यों? क्योंकि साई फाई के केस में फाई इज सिंपल फाई, जबकि साई इज द साई कॉन्जुगेट। इसी तरीके से फाई साई में आप देखते हैं तो साई सिंपल साई है और फाई इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, मतलब फाई स्टार। तो आपके पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हैं, तो इस वजह से जब आप इन दोनों को इक्वल करते हैं तो ये इक्वल नहीं हो सकता। लेकिन
जो इनर प्रोडक्ट साई और फाई की वो इक्वल है फाई और साई के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की। यानी अब आप देखें, आप इस फाई स्टार साई का जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू दिस फाई स्टार का जो मजीद एक कॉन्जुगेट होगा, ये फाई बन जाएगा, ये साई स्टार हो जाएगा। तो वो वही चीज़ बन जाएगी साई स्टार और फाई। तो आप इन अदर वर्ड्स ये फिर कह सकते हैं कि जो इनर प्रोडक्ट साई और फाई की है, इट इज इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ फाई एंड साई। इसी तरीके से जो इनर प्रोडक्ट फाई और साई की है, दिस इज लीनियर विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड फैक्टर। यानी अगर आपके पास ये सेकंड फैक्टर है जिसको आप बात करें कि ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं है, फिर आप जब इसकी प्रोडक्ट लेते हैं इनर, तो ये बनेगी एक एज इट इज बाहर आ जाएगा फाई साई वन और फिर प्लस बी और फाई साई टू। लेकिन ये इनर प्रोडक्ट एंटी लीनियर है विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट फैक्टर, क्योंकि जो फर्स्ट फैक्टर है वो कॉन्जुगेट की फॉर्म में आता है। जब आप यहाँ ए फाई वन बी फाई टू लेंगे तो ये बनेगा ए स्टार देन फाई वन साई प्लस बी स्टार देन फाई टू साई। मतलब यहाँ पर क्योंकि जो आपके पास ब्रैकेट में पहला एलिमेंट है वो आपके पास कॉन्जुगेट है और दूसरा वाला जो है वो आपके पास नॉर्मल है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है। तो फिर जब आप उसको सेकंड एलिमेंट के हिसाब से लेंगे ब्रैकेट को तो लीनियर रहेगा, लेकिन जब फर्स्ट एलिमेंट के हिसाब से लेंगे तो आपके पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स की फॉर्म में आ जाएंगे। कोई भी एलिमेंट जो हिल्बर्ट स्पेस में है उसकी कोई ना कोई नॉर्म या लेंथ होगी। ये नॉर्म या जो लेंथ है इट विल ऑलवेज बी रियल और पॉजिटिव नंबर। तो इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, साई स्टार जब आप लेते हैं, जब इन दोनों का इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो दैट बिकम इक्वल टू इन दोनों का मॉड का स्क्वायर। तो ये कोई ना कोई आपके पास वैल्यू बनेगी जिसको हम ये कह रहे थे कि ये मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, यानी यही इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है। अब हिल्बर्ट स्पेस जो है ये कंप्लीट स्पेस होती है। अगर जैसे आपके पास कोई स्ट्रिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स है लाइक नंबर्स हैं और वो एक खास पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो उसको आप सीक्वेंस कह देते हैं, यानी 1 3 5 7 या 2 4 6 8, ये सीक्वेंस है एक। तो जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन सीक्वेंसेस का होगा उसको आप टर्म्स कहते हैं। तो वो सीक्वेंस जिसकी जो टर्म्स हैं वो आर्बिट्रेरीली क्लोज होंगी एक दूसरे के। जैसे जैसे सीक्वेंस आगे को प्रोग्रेस करता है उसको आप कॉशी सीक्वेंस कहते हैं। और ये जो प्लॉट इसका बनता है वो आपको ये फिगर में नजर आ रहा है, और ये जो स्पेस है जिसमें ये सीक्वेंस कंप्लीट होता है उसकी कोई ना कोई डेस्टिनेशन होती है, यानी इस सीक्वेंस की कोई ना कोई लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये देखें, अगर ये आपके पास एक फंक्शन है ना और उसको हम कह रहे हैं उसका कोई नंबर है, यानी 1 3 5 7 8 9 इस तरह है, तो ये कहीं ना कहीं जाकर एंड जरूर होगा। इसकी लिमिट जब एग्जिस्ट करती है तो इसको आप कॉची सीक्वेंस कहते हैं। ये भी फंक्शन होता है हिल्बर्ट स्पेस में जो कन्वर्ज करता है किसी एलिमेंट पर जो कि हिल्बर्ट स्पेस का ही एलिमेंट होगा। ये जो सीक्वेंस है आप इसको ये कह सकते हैं कि फाई एन माइनस फाइव विल बी इक्वल टू जीरो व्हेन एन एंड एम अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो ये जो है इसकी कोई ना कोई जो लिमिट्स हैं वो मौजूद होती हैं। कोई भी फंक्शन जो हिल्बर्ट स्पेस में एक्सपेंशन सीरीज में आता है वो आपके पास इस तरह से हम उसको लिखते हैं, इफ फाई एक्स इज इक्वल टू ए1 फाई वन प्लस ए टू फाई टू प्लस ए थ्री फाई थ्री एंड हियर इज द समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। अगर हम इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखें तो वो ऐसे ही आएगा। ये देखें, ये आपके पास हिल्बर्ट स्पेस है, ठीक है जी। ये सारे इसके अंदर जो है ना ये वेक्टर्स है। अच्छा जी, अगर आप किसी एक वेक्टर को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, फर्ज करें आप जिस एलिमेंट को या वेक्टर को या जिस पार्टिकल को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं ना वो यहाँ है। ये है वो जिसको आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। अब जिस तरीके से आप करते हैं इसमें वेक्टर्स के केस में, तो आप ये देखें कि ये जितनी भी एलिमेंट्स है ना, फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री फाइव 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 सिक्स और सारे इन्फिनिट नंबर तक, ये सब के सब एलिमेंट्स हैं हिल्बर्ट स्पेस के। मतलब हर डायरेक्शन में हिल्बर्ट स्पेस में वो मौजूद है। अब आपके पास ये जो फाइव वाला वेक्टर है ना, इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा फाइव वन पर, वो आपके पास होगा ए वन फाइव वन के बराबर। यानी हम इसका को किस तरीके से लोकेट करेंगे, अगर हम फाइव वन के क्रॉस देखना चाहते हैं ना तो हम इसका प्रोजेक्शन फाइव वन पे देखेंगे। इसी तरीके से जब फाइव टू के क्रॉस देखना चाहते हैं ना तो हम इसका फाइव टू पे देखेंगे। ये ऐसे ही जैसे हम एक्स डायरेक्शन में देखना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि इसका जो प्रोजेक्शन है वो एक्स पे कैसा बना हुआ है। अगर हम वाई में देखना चाहते हैं तो फिर हम देखेंगे कि वाई में कैसा बना हुआ है। जेड में देखना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि जेड पे किस लेंथ तक उसका प्रोजेक्शन है। ऐसे ही ये जो रिलेशनशिप है ये आपको बता रहा है कि ए एन फाई एन का मतलब ये है
A1 phi 1 के phi 1 पर उसका प्रोजेक्शन कितना है, यानी ये अगर है तो इसकी लेंथ कितनी है वो an से रिप्रेजेंट होगी और phi n उसकी डायरेक्शन होगी। इसी तरीके से phi 2 पर हम करेंगे तो हम इसको ड्रॉ करेंगे ऐसे phi 2 की तरफ और फिर हम देखेंगे इसका phi 2 पे कैसा प्रोजेक्शन है। ऐसे ही phi 3 पे देखेंगे। फिर अगर आप इसका प्रोजेक्शन देखना चाह रहे हैं phi 4 पे तो आप ऐसे ड्रॉ करेंगे और आप देखेंगे कि phi 4 की कितनी लेंथ बनती है, वो A4 phi 4 बन जाएगी। तो इन दिस वे एक लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में आप इस वेक्टर को देख सकते हैं कि ये कहाँ पर किस बेसिस पर किस किस्म का है। यहाँ पर ये जो बेसिस वेक्टर है, ये यहाँ पर है phi 1 phi 2 phi 3 और phi 4 और ये वो वेक्टर phi है जिसको हम इसमें रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो बेसिस वेक्टर जो है ये ऑर्थोगोनल सेट होता है, यानी किसी भी जगह पर अगर आप phi n और phi m का इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो इट विल बी इक्वल टू 0, यानी जब आप phi 1 और phi 2 को लेंगे तो वो 0 होगा, phi 2 और phi 3 को लेंगे तो वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हमने ये बात की थी कि जब लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं तो उसमें उनकी जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 होती है, यानी A डॉट B विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये जब इनकी हम इनर प्रोडक्ट लेंगे जिसमें ये इसको हमने रिप्रेजेंट करना है कैट से, ये जो साइन आपको नज़र आ रहा है, इसमें जो राइट साइड पे टर्म है इसको कैट कहते हैं, जो लेफ्ट साइड पे टर्म है उसको आप ब्रा कहते हैं और ये जो कैट ब्रा कैट नोटेशन है ये इनर प्रोडक्ट कहलाती है। तो अगर आपके पास ऑर्थोगोनल सेट है यानी जिसमें n और m बराबर नहीं है, यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इनका इनर प्रोडक्ट होगा 0। बिल्कुल ऐसे ही जैसे a डॉट b में जब a और b दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं तो आपको मिलता है a डॉट b का रिजल्ट 0। इसी तरीके से पाई एन जो है उसकी कोई ना कोई यूनिट लेंथ होती है, यानी उसकी यूनिट लेंथ है, मतलब इसकी लेंथ 1 के बराबर है। अब अगर आप फाई 1 को फाई 1 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ए को ए से ही मल्टीप्लाई करते हैं, ए डॉट ए लेते हैं, तो क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो फाई एन और फाई एन का इनर प्रोडक्ट आपको देगा फाई एन स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। यानी अगर आप इसका प्रोजेक्शन फाई 1 पे लेते हैं तो अब उसकी वजह से जो वेक्टर बनेगा वो फाई 1 ही होगा। फाई 1 और फाई 1 को जब आप इनर प्रोडक्ट लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1। यहाँ से अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो आपके पास बन जाती है ऐसी इक्वेशन, फाई एन और फाई एम की इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू कैनोनिकल डेल्टा एन एम, यानी इस एन एम की वैल्यू जब 0 होगी, सॉरी ये कैनोनिकल डेल्टा की वैल्यू 0 कब होगी, जब एन एम के बराबर नहीं है, आपके पास कंडीशन बनेगी ऑर्थोगोनैलिटी की। और जब n और m बराबर होगा तो कैनोनिकल डेल्टा विल बी इक्वल टू 1, और इसके 1 होने का मतलब क्या है कि दिस इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1, जिसका मतलब है दिस इज नॉर्मेलिटी। तो इन दिस वे आप ये कह सकते हैं कि दिस कंडीशन where we have the inner product of the basis vector n and the basis vector m, this will be equal to canonical delta nm. This is the condition of orthonormality. This inner product will be equal to 1, which is the maximum value when we have n is equal to m, and this inner product has the 0 value when दिस n इज नॉट इक्वल टू m। जब आपके पास बेसिस वेक्टर एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे तो फिर ये इनर प्रोडक्ट 0 होगा। अब ये याद इसमें रखना है आपने कि ये जो राइट साइड पे टर्म है जिसमें आप ब्रैकेट जो है बाद में लगाते हैं वो कैट स्पेस है, और जिसमें आप पहले लगाते हैं वो ब्रा स्पेस है। और सेकंड बात जो इसके बारे में याद रखनी है वो ये कि ये आपके पास नॉर्मल कम्प्लेक्स नंबर है, और ये जो ब्रा वेक्टर में है ये आपके पास कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने पहले ये बात की थी कि आपके पास जब हम ये ब्रैकेट ड्रॉ कर रहे थे और लेट्स से इसमें फाई था और इसमें था साई, और हम ये कह रहे थे कि दिस इज इक्वल टू पहले वाला जो फाई है वो आपके पास है कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यानी ये है फाई और फाई स्टार है और उसके साथ है साई। इसी तरीके से यहाँ पर जो फाई एन है ये फाई एन स्टार है, और फाई एम जो है वो सिंपल फाई एम है, क्योंकि सारा कुछ हम कम्प्लेक्स सिस्टम के साथ ही यहाँ डील कर रहे हैं। तो बाकी अब हम इंशाल्लाह ताला, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने लीनियर स्पेसेस के बारे में, मतलब ऑन द होल हमने ये बात की है कि जब भी हम किसी भी वेव फंक्शन को डिस्क्राइब करेंगे तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए वो, क्योंकि हम यूज़ करते हैं किसी भी पॉइंट को या पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए,
पार्टिकल को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो उसके लिए फिर हमें कोई स्पेस भी चाहिए, ज़ाहिर है पार्टिकल किसी स्पेस में मौजूद है। तो ये इसकी बिल्कुल ही ज़्यादा इसकी सिमिलैरिटी या एनालॉजी बनती है लीनियर स्पेसेस के साथ। उसकी वजह से हमने सबसे पहले हेज़नबर्ग ने जब ये रिप्रेजेंटेशन दी भी थी ना, तो उसने लीनियर अलजेब्रा की फॉर्म में ही दी थी। फिर हमने इसमें देखा कि लीनियर अलजेब्रा की फॉर्म में लीनियर स्पेसेस कैसी होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं और किस तरीके से हम उसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रूल्स ले सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जब हमने क्वांटम मैकेनिक्स में आना है और वहाँ पर जब हमने किसी पार्टिकल को आइडेंटिफ़ाई करना है, तो उसको मालूम करने के लिए या आइडेंटिफ़ाई करने के लिए हमें क्या टूल्स चाहिए, हमें 3 टूल्स चाहिए। पहले हमें स्टेट ऑफ द सिस्टम का पता होना चाहिए, यानी उसका वेव फंक्शन। सेकंडली हमने उसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करने हैं और तीसरा काम जो होगा वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के ज़रिए इस वेव फंक्शन को मालूम करना है। तो इसके लिए फिर हमें हिल्बर्ट ने आइडिया दिया था कि आप किसी भी पार्टिकल को या किसी भी पार्टिकल के वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं बाय अ पॉइंट इन अ स्पेस, क्योंकि पार्टिकल जो है वो एन डायमेंशंस में हो सकता है और हिल्बर्ट स्पेस आपके पास एक इस किस्म की स्पेस है जिसमें एन डायमेंशन तक बेसिस वेक्टर हो सकते हैं। फिर हमने देखी हैं प्रॉपर्टीज हिल्बर्ट स्पेस की कि वो क्या है और उसके बाद हम अब पहुंच चुके हैं डिराक नोटेशन पे, यानी इनर प्रोडक्ट की ये नोटेशन कहलाती है डिराक नोटेशन और जो दूसरी ब्रैकेट्स की फॉर्म में थी आपके पास उनको हम कह रहे थे कि वो भी इनर प्रोडक्ट है। यानी इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि आमतौर पर हम हिल्बर्ट स्पेस में या इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में जब भी बात करेंगे तो हम देखते हैं कि जब भी हम 2 बेसिस को लेते हैं तो उनकी इनर प्रोडक्ट बनती है जिसमें उसके कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात करते हैं।